will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू BIA। आज हमारा चैप्टर 4 पे इंशाल्लाह डे 2 होगा। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आई कैप की बुक का पेज नंबर 77 टू 79 जो है वो इंशाल्लाह पूरा कर लें। और साथ कुछ पास्ट पेपर्स कह रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जिसमें से कुछ वाकई पास्ट पेपर्स में होंगे, उनको भी जो है वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अगली बातें करें आप लोगों के साथ मिलके हम कुछ पिछली बातें करते हैं। हाँ भाई, बताएं कल के होमवर्क में जो मैंने आपको 3 पेज पढ़ने को कहा था, गौर फिक्र करने को कहा था, उसमें बताएं कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे पेज नंबर बता दें, मुझे हेडिंग बता दें, मुझे पैराग्राफ नंबर बता दें, कोई शनाख्ती अलामत बता दें जो मैं जो है वो रेलिवेंट पोर्शन खोल लूँ बुक का और उसके ऊपर हम मिलकर गौर फिक्र कर लें, डिस्कशन कर लें। हाँ जी, कोई स्टूडेंट जिन्होंने वाकई होमवर्क किया है, मतलब करना बेहतर समझा। अवाम खामोश है, यानी कि या तो सबको सब समझ आया या किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। तो पॉजिटिविटी, उम्मीद करता हूँ सबको सब समझ आ गया है। अवाम ने कहा समझ आया, चलो ओके गुड। फिर हम आगे चलते हैं। लें जी, फाइनली एक कोई लंबा सारा सवाल है। सर, इंडस्ट्री की डेफिनेशन में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विस वालों का जिक्र है, इसमें ट्रेडिंग बिजनेस नहीं आता। ट्रेडिंग बिजनेस, मुझे बताएं कौन सी आपने आज तक ट्रेडिंग जो है वो बिजनेसेस की इंडस्ट्री देखी है। आमतौर पे ट्रेडिंग कंपनीज इंडिपेंडेंट सी होती हैं, वो जो है वो मतलब एक साथ आपने ट्रेडिंग कंपनीज का 10 12 20 25 कंपनीज का जो है वो ग्रुप नहीं देखा होगा। नई जो है वो ट्रेडिंग कंपनी जो है वो इतना इन्फ्लुएंस जो है वो एग्जर्ट करती हैं कि वो जो है वो अपने मुतालबात मनवा सकें। आपने कभी सुना हो कि भाई जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस ने जो है वो मिलके जो है वो हड़ताल कर दी, इसलिए शायद उसने जिक्र नहीं किया। वैसे सवाल ये अच्छा था, टेक्निकल था। इसी तरह का, इसी से मिलता जुलता कोई और सवाल आप कहते हैं तो मैं बुक भी खोल लेता हूँ साथ। ये 3 पेज थे बस, थोड़े से। तीसरे पेज पे तो है ही कुछ नहीं। सर, ताजिर तो करते हैं जिस जैसे उर्दू बाजार के। हम्म ताजिर इंडिविजुअली करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें ताजिर इंडस्ट्री बोलते हैं? वो इंडिविजुअल्स के काम हैं, हमने कभी भी उन्हें मिला के इंडस्ट्री नहीं बोला। देख भी लेते हैं बुक ने क्या लिख करना बेहतर समझा। इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर हु प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल देयर इज एन एरोस्पेस इंडस्ट्री। और कुछ? ओके जी, खामोशी है तो फिर आगे चलते हैं। ओके जी, आज हमने चैप्टर 7 का सबसे मशहूर तरीन टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज पोर्टर 5 फोर्सेस ऑफ बिजनेस। माइकल पोर्टर नामी एक बंदा था। उसने कहा कि एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह पे और नया बिजनेस स्टार्ट करने की फिजिबिलिटी वगैरह पे 5 तरह के फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। पांचों का इम्पैक्ट कुछ और होता है। ये 5 फोर्सेस हैं जो कि वीक हैं या स्ट्रांग है। इससे जो है वो हमें पता लगेगा कि फर्म जो है वो कितना कोई प्रॉफिट कमा सकती है, कितना कुछ जो है वो सक्सेस कर सकती है। 5 तरह के जो है वो फोर्सेस हैं। आए मैं आपको ज़बानी गिनवा दूं उनमें से, फिर जो है वो हम 2 पे जो है वो आज बात कर लेते हैं, 3 पे बात कल कर लेंगे। चूंकि ये चीज़ डायग्राम से ज़्यादा प्यारी समझ आ जाएगी तो मैं आपको जो है वो डायरेक्ट बुक दिखा देता हूँ। देखिएगा ज़रा, आपके सामने आ रही होगी फिगर 4.1, 5 फोर्सेस। सबसे बीच में क्या लिखा है देखें, लिखा है कंपेटिटिव राइवलरी। कंपैरेटिव राइवलरी इंशाल्लाह हम कल देख लेंगे। आज हमने देखना है फ्रॉम सब्स्टिट्यूट एंड जो है वो पोटेंशियल एंट्रेंस। उसके सीधे हाथ उल्टे हाथ पे क्या लिखा है, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर और कस्टमर्स बाइंग पावर।
और ऊपर जो दो रह गई जो कि हम आज जो है वो गौर से देखते हैं, दैट इज थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स और थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स। आज का सिलेबस भी कल की तरह जो है वो बहुत थोड़ा सा ही है, तो हम स्लो स्लो डिस्कशन के साथ जो है वो इसकी बात करेंगे। तो पहला फोर्स जो कि हम देख रहे हैं दैट इज थ्रेट ऑफ एंट्रेंट। थ्रेट ऑफ एंट्रेंट उर्दू तर्जुमा क्या बना? अंदर आने वाले या घुसने वाले की तरफ से खतरा। तो वैसे तो उसका लफ्जी मीनिंग किसी और साइड पे ही जा रहा है, लेकिन अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचें तो आने वाले की तरफ से खतरा। आप एक बिजनेसमैन है, आपका एक बिजनेस चल रहा है किसी भी चीज का। लेट्स अज्यूम मेरे सामने पानी का ग्लास पड़ा है, तो लेट्स अज्यूम आपका मिनरल वाटर का बिजनेस है। आपको किसके आने से खतरा होगा? लॉजिकली स्पीकिंग, कौन ऐसा पर्सन जो है वो मार्केट में आ जाए जिससे आप खतरा महसूस करेंगे? तो कॉमन सेंस अवाम ने कहा कमेंट्स में न्यू कंपनी का। तो कौन सी न्यू कंपनी का? वो न्यू कंपनी का जो कि मिनरल वाटर बनाती हो। बिल्कुल सही, अवाम ने कमेंट्स में कहा जो सेम बिजनेस करे। तो यहाँ यहाँ न्यू एंट्रेंट से मुराद है आपकी ही फील्ड में वो बंदा जो कि सेम बिजनेस, सेम टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो करने आ रहा है। तो थ्रेट थोड़ा भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। कोई भी चीज जो है वो जीरो नहीं होगी, कोई भी चीज मैक्सिमम भी नहीं होगी। और आगे नीचे क्या लिखा है? हाई व्हेन बैरियर्स आर लो। अब इनवर्स रिश्ता कि कौन सी चीज हाई है कौन सी चीज लो है जरा चेक करें। सर ये थ्रेट इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल? 100% एक्सटर्नल। इंटरनल चीजें तो हमने चैप्टर 8 में, सॉरी चैप्टर 8 पुरानी स्कीम में होता था, चैप्टर 5 में जाके देखनी है इंशाल्लाह। इस चैप्टर में और इससे पिछले 3 चैप्टर्स में जो कुछ होगा इंशाल्लाह सारा कुछ इंटरनल होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा, हाई व्हेन बैरियर्स इज लो। कौन हाई है? थ्रेट हाई है व्हेन बैरियर इज लो। अब बैरियर क्या है वो हम अगले पैराग्राफ में देख लेंगे। लेकिन अगर बैरियर लो होगा, किसी का भी दिल करेगा तो वो उठ के जो है वो बिजनेस खोल लेगा। इसका मतलब ये हमेशा जो है वो परेशान रहेंगे कि यार किसी भी दिन जो है वो मेरा कंपेटिटर आ सकता है। कंपेटिटर आने से आपको मसला क्या है? मतलब फाइनेंशियली स्पीकिंग, कोई आ जाए नया कस्टमर, भाई दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का, आ जाए जितने लोग बिजनेस करने, तो बिजनेस को क्या नुकसान होगा अगर कोई नया बंदा आ जाए मार्केट में? अवाम ने कहा सेल्स डिक्रीज होंगी। यस, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सही कह दिया आपने। सबसे बड़ा थ्रेट हमें यही होता है कि यार अगर एक साथ दो दुकानें होंगी तो पहले अगर सिर्फ हमारी दुकान होती, अगर चले मैं अपनी बात करता हूँ लेकिन इंतहाई 100% पॉजिटिविटी के साथ, कोई भी जो है वो इससे किसी और टीचर के साथ जो है वो कंपटीशन जो है वो ना करे। लेकिन पिछली अटेम्प्ट में एमएफए जो है वो सीएमएडीजी की अगर बात की जाए तो एक टीचर्स की टीम पढ़ा रही थी। मतलब एक टीचर जो है वो फाइनेंशियल पोर्शन, एक टीचर मैनेजरियल पोर्शन। इस अटेम्प्ट में वो प्री में नहीं है, शायद पोस्ट में आएंगे। लेकिन दो और टीचर्स बीआईए पढ़ाने आ गए, एक मैं अली शाहिद हूँ और एक और जो है वो बड़े जो है वो क्वालिफाइड किस्म के टीचर हैं, उनका नाम है आतिफ साहब। आतिफ अब्दी नहीं, एक और आतिफ नासिर साहब उनका नाम है। अब दो दो टीचर बीआईए पढ़ा रहे हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता हमारी आपस में कोई दुश्मनी होती तो मैं कहता यार अगर सिर्फ मैं होता तो सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते। अब जो है वो दो दो टीचर्स हैं तो अब कुछ लोग मेरे पास आएंगे कुछ लोग उनके पास जाएंगे तो नुकसान हो गया। बट एक्चुअली इन रियलिटी वो और मैं जो है वो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं। और दूसरी बात ये कि उनके पास स्टूडेंट्स जाएं या मेरे पास हैं, एट द वेरी एंड फायदा किसका है? फायदा सीएमएडीजी का है। तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर कोई रेगुलर एग्जांपल की बात की जाए तो मैंने नॉर्मली की बात कर दी, हर कोई अली शायद थोड़ी होता है। तो अगर नॉर्मल कोई दुकान होगी, साथ दुकान कोई और खुल जाए, इसका मतलब कि उसका बिजनेस तो आधा हो जाएगा। आधे लोग इधर जाएंगे आधे लोग उधर जाएंगे। अनलेस कि उन दोनों दुकानों का ओनर सेम हो, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात होगी। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा कमेंट्स में क्या चल रहा है? कमेंट्स लिखा है कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। एक प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब ये कि कंपेटिटर का आ जाना बिजनेस के लिए बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा अगली बात, लो। अच्छा मैंने आगे एग्जांपल ब्रैकेट में क्या लिखी है? स्मॉल रिटेल शॉप एंड लोकल बाजार। लोकल जो है वो गली मोहल्ले की जो मार्केटें होती हैं, कोई भी जो है वो, योर पीसी इज रनिंग लो। ओके, चार्ज पे लगा देते हैं फिर से। एक मिनट रुकिएगा जरा।
भाई चार्जिंग वाला सुराख किधर है इसका, ये रहा। ले जी, होना शुरू हो गया चार्ज। अच्छा जी, एग्जांपल की मैं बात करता, स्मॉल रिटेल शॉप इन लोकल बाजार। आम तौर पे गली मोहल्ले की जो शॉप्स होती हैं, वो कोई भी जो है वो खोल सकता है। उसके लिए जो है वो आपको करोड़ों रुपए का जो है वो बैलेंस भी नहीं चाहिए, मतलब बैंक भी नहीं चाहिए पैसे। और जो है वो आपको किसी से जो है वो कोई बहुत हैवी किस्म का लाइसेंस लेने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह की जो है वो आपका बस रिस्ट्रिक्शन कम है, तो इसमें जो है वो थ्रेट ज्यादा होता है। जबकि लो व्हेन बैरियर्स आर हाई। फॉर एग्जांपल क्या है, टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री, चले आप लोग जो है वो मुझे बताएं, पिछले 10-15 सालों में कितने नए टेलीकॉम जो है वो कंपनीज आई हैं? तो एक ही सिंपल सा जवाब है कि एक ही नई कंपनी आई है जिसका नाम है ओनिक, ONIC, जो कि इंतहाई बेकार है, मैं यूज करता हूँ। रॉक्स तो जैज का ही एक वर्जन है ना, रॉक्स अलग से कोई कंपनी थोड़ी है। रॉक्स जैज का ही दूसरा नाम है मोबाइल का, ओनिक वाकई नई कंपनी है। तो वहां टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो है वो बैरियर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये थ्रेट लो है, टेंशन लोगों को जो है वो कंपनीज की जो है वो कम है। इस बात से कम है कि कोई नया बंदा आके हमारा प्रॉफिट कम नहीं करेगा। जो एग्जिस्टिंग राइवलरी है वो तो टॉप पे है। हाँ जी। थ्रेट्स और प्रॉफिटेबिलिटी का और बैरियर्स का रिश्ता समझ आ रहा है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर थ्रेट लो है, सॉरी बैरियर्स हाई हैं, तो थ्रेट लो होगा, बैरियर्स लो होंगे तो थ्रेट हाई होगा। आपस में इनवर्स रिश्ता है, जो कि आप फिजिक्स की जबान में बोलते होते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसकी बात हो रही है। अब बात करते हैं बैरियर्स टू एंट्री की। बैरियर्स टू एंट्री कितने तरह के हो सकते हैं? मैंने जो है वो 5 लिखे हुए हैं। अब इनके 5 के ऊपर जो है वो मजीद रोशनी डालते हैं। क्या लिखा है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो आपको अच्छी तरह पता है क्या होती है ना? इको में पढ़ के आए हैं मेरे ख्याल से आप लोग। सर हाई बैरियर की कोई एग्जांपल एक नहीं, हम तो 5 एग्जांपल्स की बात करने लगे हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? फिलहाल आप मुझे ये बताएं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? सुना सुना लग रहा है, शायद आपने पढ़ा होगा PRC में। पढ़ा नहीं कि याद नहीं? अवाम ने कहा अपने खर्चों को कम करना। नहीं नहीं, थोड़ा सा आप करीब करीब हैं, लेकिन यस एग्जैक्ट भाई ने जो है वो डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर दी उसकी। कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही। जब आप बहुत हाई लेवल पर प्रोडक्शन करने लगते हैं ना, तो आपके खर्चे ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं। कैसे? पर यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप रॉ मटेरियल हजारों टन के हिसाब से खरीदेंगे, तो आपके पास जो है वो ये होगा कि आप जो है वो आप सप्लायर से कहें कि यार मुझे, मैं जो है वो इतने 1000 टन कोयला खरीद रहा हूँ, मुझे कोई भाइयों वाला डिस्काउंट ही दे दो। अगर आप 1 किलो 2 किलो परचेज करते हैं तो सप्लायर आपकी नहीं सुनेगा, लेकिन जब आप बहुत बड़े किस्म के परचेजर होंगे, तो सप्लायर आपको जो है वो मेंटेन रखने के लिए आपकी जो है वो फेवर्स मानेगा। एक और डेफिनेशन है, इकोनॉमी ऑफ स्केल मींस बिजनेस रिलाइंग ऑन प्रॉफिट व्हिच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक इंपैक्ट। थोड़ा सा आपने एडवांस किस्म की डेफिनेशन बता दी। इससे जो पिछली कमेंट है वो वो मेरे ख्याल में ज्यादा एक्यूरेट है कि कॉस्ट डिक्रीज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बल्क डिस्काउंट के अलावा और भी चीजें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ही दफा बहुत जो है वो करोड़ों का खर्चा करके एक फैक्ट्री लगा ली, तो एक फैक्ट्री में 20 तरह की 25 तरह की जो है वो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। तो आपके जो ओवरहेड्स हैं, जो बिजली का खर्चा है, जो कि AC वगैरह का खर्चा है, जो कि बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह का खर्चा है, वो आपका एक प्रोडक्ट के बजाय जो है वो 25 तरह की प्रोडक्ट्स पे जो है वो ओवरऑल डिवाइड हो रहा होगा। तो इससे ये बातें तो मैं अकाउंटिंग वाली कर रहा हूँ, और आई एम वेरी वेरी श्योर ये सारी बातें जो है वो आप PRC में पढ़ के आ रहे होंगे। तो क्या मैंने आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा दिया है कि इकोनॉमी, समझा नहीं दिया, याद करा दिया है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल भला क्या होती थी? जब आप बहुत ज्यादा हाई लेवल किस्म की प्रोडक्शन करते हैं, तो आपके खर्चे ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते चले जाते हैं, जिसकी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दी। एक तो मटेरियल में बल्क डिस्काउंट, और एक वो क्या कहते हैं, ओवरहेड जो है वो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे जो है वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ये जो MA का भी जो है वो कॉन्सेप्ट है, MA से मुराद वो नया वाला जो CMA है।
एक मिनट रुकिएगा, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। क्या कह रहा है? ओके जी, वेलकम बैक। मुझे बताया गया था कि मेरे ग्रुप्स में से एक ग्रुप जो एडमिन मोड पे नहीं लगा, उसमें कोई बच्चा आके किसी और टीचर का पोर्टल बेचने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने जाके मैसेज डिलीट कर दिया। वापस इधर आए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मेरे माइंड में आई थी कि भाई वो जो है वो बहुत हाई लेवल पे जो है प्रोडक्शन करते होते हैं, तो इसलिए जो है वो उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हाई होती हैं। अगली बात, कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपको खर्चा चाहिए होता है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जिसमें आपको सबसे ज्यादा खर्चा चाहिए होता है, दैट इज एयरलाइन इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं रिसेंटली कैलकुलेशन कर रहा था, आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। कराची से लाहौर जो जहाज जाता है एयर ब्लू का, उसका नाम है एयर ब्लस A3। अब मुझे नाम भूल गया क्या था, A380 है, A280, इस तरह कुछ करके उसका नाम है। एयर बस A380 जो है, जस्ट एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं आपको बहुत ज्यादा जो है वो न्यूमेरिकल्स में नहीं घुसा रहा। A320, हाँ, खैर नाम उसका नाम भी लिखें, जबानी बात कर लेते हैं। A320 कराची से लाहौर जाने के लिए तकरीबन 3500 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली, अब एग्जैक्ट रॉकेट साइंस मुझे नहीं पता, तकरीबन 3500 लीटर फ्यूल खा पी जाती है। उसके बाद फिर मैंने हल्की सी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि जो जेट फ्यूल है, जो 3500 लीटर पीना है उस फ्लाइट ने, वो तकरीबन 180 रुपए पर लीटर आता है। अभी बात सुनने में बड़े मजे की लग रही है कि जहाज का फ्यूल मोटरसाइकिल और गाड़ी के फ्यूल से सस्ता है, लेकिन अब क्या करें, दुनिया है, दुनिया में बड़ी अजीब अजीब चीजें होती है। तो मुझे बताएं, एक फ्लाइट जो कि कराची से लाहौर जा रही है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ फ्यूल की क्या हुई? 3500 लीटर मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर 180 का आ रहा है। अवाम ने कमेंट्स में कहा 6,30,000। तो अब आप सोचें कि एक फ्लाइट एक दिन में एक शहर से दूसरे शहर जा रही है, तो आपका सिर्फ एक खर्चा, सिर्फ फ्यूल का खर्चा 6.5 लाख है। इतने में लोग पूरा पूरा सीए कर लेते हैं, इतने में जो है वो किसी सीए की फर्म की ट्रेनिंग का जो है वो पूरे साल का स्टाइपेंड निकला है। तो एक दिन की एक फ्लाइट, आपके ख्याल में एयर ब्लू दिन में सिर्फ एक फ्लाइट करती होगी? सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाती होगी? एयर ब्लू तो जो है वो दुबई भी जाती है, वो जो है वो मुल्क से बाहर भी जाती है। तो सिर्फ एक दिन का वेरिएबल कॉस्ट का आप सोचें, सिर्फ फ्यूल की बात हो रही है। पायलट्स को जो है वो पर आवर के हिसाब से टेंस ऑफ थाउजेंड रुपीज मिलते हैं, एयर होस्टेसेस को पैसे मिलते हैं, जहाज में खाना मिलता है बहुत हल्की क्वालिटी का, उसके पैसे, जो हर एयरपोर्ट पे जो है वो उसका स्टाफ होता है, मतलब एयरलाइन का, उसके खर्चे। तो एक दिन का खर्चा जो है वो आपका 50 लाख से करोड़, बल्कि उससे भी ज्यादा की बात है। तो आपके पास जब तक अरबों रुपया नहीं है, आप एयरलाइन ऑन कर ही नहीं सकते। और अगर खुदा ना खास्ता आपके पास, अच्छा खुदा ना खास्ता मुझे कहना चाहिए, अगर आपके पास, अल्लाह मेरे मुंह में जो है वो घी शक्कर, अगर आपके पास अरबों रुपए हो भी, तो क्या आप एमी जो है वो कोई जहाज खरीद लेंगे? नहीं। क्या आपको पता है कि एमिरेट्स हो या पीआईए हो या कोई भी हो, वो जहाज खुद नहीं बनाती। दुनिया में 2 या 3 कंपनीज हैं जो सिर्फ जहाज बनाती हैं, एयर बस है और जो है वो बोइंग है। आप उसे ऑर्डर देते हैं कि भाई हमें जहाज चाहिए, तो वो कहते हैं अच्छा आपको जहाज चाहिए, फिलहाल जो है वो ऑलरेडी जो है वो 35 जहाज बना रहे हैं, आप जो है वो सितंबर 2029 में जहाज मिल जाएगा, जाएं ऐश करें अब। तो आप आज ऑर्डर देंगे तो आपको पहला जो है वो जहाज वो 3 या 4 साल बाद जाके मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑलरेडी जो है वो किसी और एयरलाइन से जो है वो जहाज लीज पे ले लें, तो उसके अपने खर्चे हैं। पहले आप पुरानी वाली जो है वो एयरलाइन का जो है उस पर से पेंट उतारेंगे, उसके ऊपर जो है वो आप अपना पेंट करेंगे, उसके बाद जो आपके पायलट्स हैं, आप जो है वो हर जहाज की अपनी सर्टिफिकेशन होती है।
ईच टाइप ऑफ जहाज के लिए जो है वो पायलट को अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। मैं इतनी लंबी जो है वो आपको स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं आपको डरा रहा हूँ कि जालमो, एयरलाइन बिजनेस करना आसान काम नहीं है। टाइम के हिसाब से भी बहुत इम्पॉसिबिलिटीज हैं, पैसों के हिसाब से भी बहुत इम्पॉसिबिलिटीज हैं। तो जो एयरलाइन कंपनीज हैं उन्हें इस बात की टेंशन नहीं है कि अचानक से जो है वो रात को कोई नई एयरलाइन आ जाएगी। अगर नई एयरलाइन आती भी है तो ऐसा अपना पहला जहाज उड़ाने में जो है वो कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो द पॉइंट इज के वेरी हायर जो है वो बैरियर ऑफ एंट्री है एयरलाइन इंडस्ट्री में। अगली बात, एक मिनट इससे पहले कि अगली बात हो, कैपिटल रिक्वायरमेंट न्यूमेरिकली और कंसेप्चुअली समझ आ रही है सबको? जबरदस्त। पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस से मेरी क्या मुराद है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस से मेरी मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक नई कंपनी इस तरह लॉन्च कर भी ली, तो वो दुकानें जिनके बाहर बड़े फखर से जो है वो लेस का स्टैंड लगा होता है जिसके अंदर सिर्फ लेस चिप्स रखने की इजाजत होती है, किसी और कंपनी के चिप्स नहीं होते, किसी और कंपनी के चिप्स या तो उस दुकान में होंगे भी तो किसी और कोने में होंगे। तो जब आप उस, आपकी कोई प्रोडक्ट है, समझे चिप्स की बात कर लेते हैं, आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे कि अच्छा हमने जो है ये चिप्स बनाए, ये बड़ा अच्छा वाला फ्लेवर है, आप ऐसा करो इससे सेल करो। तो दुकानदार आपसे आके कहेगा यार मुझे लेस वाले इतने सारी एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं सिर्फ इस बात की कि आप लेस का जो स्टॉल है वो शॉप में सबसे आगे रखेंगे, या कुछ शॉप्स में तो शॉप के बाहर ही रखा होता है कि भाई इंसान जो है वो चलते फिरते जो है वो उसे लेस दूर दूर से नजर आ रहा हो। तो आपको या तो मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप दुकानदार से कहेंगे यार लेस वाले तुम्हें कितने पैसे देते हैं, हम मैं तुम्हें उससे डबल दूंगा, लेकिन मेरे चिप्स तुम लोगों ने सजा के जो है वो रखने हैं, दुकान के बाहर रखने हैं, किसी ऐसी जगह पे रखने हैं कि कस्टमर घुसे और सामने उसे जो है वो चीज नजर आए। सुनने में बात बड़ी अजीब सी लग रही है लेकिन ये असल में एक बहुत बड़ी साइंस है। कंपनीज लाखों करोड़ों रुपए देती हैं बड़ी शॉप्स को सिर्फ इस बात का कि कस्टमर जब घुसे तो उसकी नजर सबसे पहले किस प्रोडक्ट पे पड़ती है। कभी नोट कीजिएगा, किसी आप बड़ी महंगी शॉप में जाते हैं तो आते ही घुसते साथ आपको कोई बड़ी महंगी सी चीज सबसे पहले नजर आएगी, कोई हैवी किस्म की चॉकलेट होगी, या तो घुसते साथ जो है वो आइसक्रीम का वो पड़ा होगा, या तो जो है वो घुसते साथ फ्रिज होगा जिसमें जो है वो आपको फ्रिज के साइड पे भी पेप्सी लिखा होगा, या फ्रिज के साइड पे भी कोका कोला लिखा होगा, या कोई इस तरह की चीज होगी जो कि घुसते साथ ही आपको अट्रैक्ट करेगी कि यार अगर आपको प्यास लगी है तो आपका दिल कहेगा कि यार ऐसा करते हैं सबसे पहले जो है वो स्प्राइट मिंट पीते हैं, फिर कोई अगली बात होगी। क्या आप लोग रिलेट कर रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? आज ना एमी एक्सपेरिमेंट के तौर पे नोट कीजिएगा, आसपास किसी भी बड़ी शॉप में जाना है और नोट करना है कि कौन सी चीज उन्होंने सबसे आगे करके रखी हुई है, सबसे सजा के रखी हुई है, जो कि सबकॉन्शियसली आपका दिल चाहेगा घुसते साथ ही कि यार ये चीज मैं जो है वो ले लूं। तो इस चीज के जो है वो अच्छे खासे खर्चे होते हैं, और जो है वो आपको या तो उसका खर्चा करना पड़ेगा, या तो अगर आप ये वाला खर्चा नहीं करेंगे, दुकानदार से कहेंगे यार मैं शरीफ सा बंदा हूँ, मैं जो है वो मार्केटिंग पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, तो अगर आपको बेहतर लगे तो मेरे चिप्स भी रख लीजिएगा, तो वो आपके चिप्स वो किसी आखिरी कोने में जाके रखेगा जहां तक 90% कस्टमर जो है वो पहुंचते ही नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस। मैंने क्या जो है वो एग्जांपल दी थी, मैंने ये कह दिया था कि जो है वो केक्स एंड बेक्स में घुसो तो फौरन ही जो है आपको स्लश जो है वो नजर आ जाता है। हर्ष जो है वो स्टॉक में, हर जो है वो ब्रांच में। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस भी क्लियर है? चलें अगला बैरियर टू एंट्री क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशन। चलें लेट्स अज्यूम के आपके पास इतने सारे पैसे हैं कि आप एक क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग यानी कि दवाइयां बनाने वाली कंपनी खोल लें। आपसे खुदा ना खास्ता अगर दवाई कोई बनाते हुए कोई एक केमिकल 10 ग्राम भी एक्स्ट्रा डल गया, तो इस बात का बड़ा हैवी चांस है कि जो बंदा वो दवाई खाएगा वो सीधा अल्लाह मियाँ के पास जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हर कोई मुंह उठा के अगर फार्मेसी जो है वो ड्रग्स की जो है वो कंपनी खोल ले, ड्रग्स से मुराद यहाँ मेरी दवाइयों वाली ड्रग्स है, दूसरी वाली ड्रग्स नहीं है, दवाइयों की कंपनी खोल ले, तो फिर तो बड़ा नुकसान है। फिर तो जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो लोग सिर्फ इसी तरह की ओवरडोसेस से मर रहे होंगे।
तो आपको कुछ इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। सिर्फ ये उसकी जो है वो डीआरएपी है, ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, कोई भी जो है वो दवाइयों की कंपनी है उससे लाइसेंस लेती है। सिर्फ इसकी बात नहीं है, जब आप टेलीकॉम कंपनी खोलते हैं तो आपको पीटीए से लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपके पास अरबों रुपए हैं और आपने एयरलाइन खोलनी है तो आपको जो है वो पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी, क्या नाम है उसका, CAA शायद उसका नाम है, सिविल एविएशन अथॉरिटी, उससे जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां आपको करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। CIA, हाँ CAI, सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो भी उसका नाम है। तो गवर्नमेंट क्या लाइसेंस आपको फ्री में दे देगी, ऐसे ही दे देगी? नहीं, वो बहुत सारे पैसे भी लेगी, वो आपसे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन भी करवाएगी, और जो है वो आपसे जो है वो बहुत सारी टेस्टिंग भी करवा सकती है कि भाई प्रूफ करके दो, जानवरों को अपनी दवाइयां खिला के दिखाओ कि देखो अगर जो है वो आपकी दवाई खा के खरगोश नहीं मरता, इसका मतलब कि इंसान भी नहीं मरेगा। इस तरह के आपको जो है वो ट्रायल एंड एरर जो है वो करने पड़ते हैं। बल्कि बाहर के, पाकिस्तान में तो पता नहीं होता है कि नहीं, बाहर के मुल्कों में तो हर दूसरी तीसरी चीज को जो है वो पहले एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, फिर वो इस काबिल होती है कि इंसान जो है वो खा सकें या यूज कर सकें। तो आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होती हैं। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन भी एक बैरियर टू एंट्री है कि लोग जो है वो सोचेंगे यार छोड़ो यार, बिजनेस करके क्या करना, पहले जो है वो साल तक जो है वो आप गवर्नमेंट की चीजें ही पूरी करते रहेंगे। इसी से मिलती जुलती जो है वो एग्जांपल जो मेरे माइंड में आ रही है, मैंने एक REAT, एक मिनट, कमेंट आई, सर टेस्टिंग में रैट पे टेस्टिंग की जाती है क्योंकि उसका सिस्टम ह्यूमन बींग की तरह काम करता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जो है वो छोटे से व्हाइट कलर के रैट को जो है वो कोई दवाई खिलाते हैं तो वो जो है वो म्यूटेट होके वो अजीब सा रैट बन जाता होता है। कौन सी मूवी थी वो जिसमें रैट इंसान बन जाता है? चले छोड़ें, मूवीज की बात नहीं, काम की हम बात कर रहे थे। एंड पे एक और अगला पॉइंट क्या है, ब्रांड लॉयल्टी। तो ब्रांड लॉयल्टी वैसे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोगों की ना एमी जो है वो लॉयल्टी हो जाती है किसी कंपनी के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं, मुझसे सैमसंग के अलावा किसी और कंपनी का मोबाइल यूज नहीं किया जाता। ये अलग बात है मैं आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता, वरना शायद मैं इस तरह की बात आईफोन के बारे में करता। लेकिन फिलहाल जो मेरे बजटेड वगैरह हैं, मैं पिछले 2018 से शायद सैमसंग के ही 4-5 मोबाइलों पे गुजारा कर रहा हूँ। कोई और मोबाइल मुझे बड़ा अजीब सा लगता है तो ये मैंने सिर्फ, अच्छा मजे की बात है, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। कंफर्म बात है कि अगर मैं किसी और कंपनी का मोबाइल यूज कर लूंगा तो ना जो है वो मेरी तबीयत खराब होगी, मतलब सिर्फ मोबाइल यूज करने से, ना जो है मुझे कोई और नुकसान होगा, बट स्टिल माइंड में ना एक बात बैठ जाती है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, नहीं यार अगर ये सैमसंग होता तो शायद ज्यादा जो है वो बेहतर फील करता है। तो उस तरह लोग बहुत सारी चीजों के साथ फजूल में अटैच हो जाते हैं। इसकी मैंने क्या एग्जांपल की है, पेप्सी एंड कोका कोला। मेरा एक दोस्त है वो डाइट कोक के अलावा कुछ पीता ही नहीं, रेस्टोरेंट से पूछता है डाइट कोक है, आगे से अगर वेटर कह दे नहीं है तो वो कहता है ठीक है फिर रहने दो, हम ऑर्डर ही नहीं कर रहे, और वो कहता है ली चलो कहीं और चलें। तो इस तरह की जो है वो ब्रांड लॉयल्टी भी हो जाती है कि इतने सारे रेस्टोरेंट से मुंह उठा के सिर्फ इसलिए निकलना पड़ा कि हम्माद साहब को डाइट कोक नहीं मिल रही। खैर, हम्माद ने कौन सा वाली वीडियो देखनी है, बट पॉइंट इज के लोग इतने हद तक जो है वो एक्सट्रीम हो जाते हैं कि उन्हें अपनी पसंद की ब्रांड ना मिले तो वो छोड़ के ही चले जाते हैं। तो द पॉइंट इज कि जब ब्रांड लॉयल्टी इतनी सारी लोगों की होगी होगी, कुछ लोग कहते हैं कि हम पेप्सी पियेंगे तो गुजारा होगा, कुछ लोग कहते हैं हम अब जब से बाइकॉट वाला स्टार्ट हुआ है तो मैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं अस्तगफुरुल्लाह, कोक और पेप्सी का बाइकॉट है, नेक्स्ट कोला होगी तो हम पियेंगे, वरना रहने दो, वरना ऐसा करो मिनरल वाटर ले आओ। तो द पॉइंट इज जब मार्केट में ऑलरेडी सारे लोग किसी एक प्रोडक्ट के साथ जरूरत से ज्यादा लॉयल होकर बैठे होंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो बैरियर ऑफ एंट्री है। अब ऐसे मौके पे जब सब लोग जो है वो या तो नेक्स्ट कोला पीते हैं, या तो कोका कोला पीते हैं, या तो पेप्सी पीते हैं, तो एक चौथी कंपनी को आते हुए मार्केट में अब जो है वो बहुत तकलीफ होगी। गोरमे कोला तकरीबन 2000 मैं सेकंड ईयर में था तब से जो है वो गोरमे कोला लॉन्च हुआ है, और अब तक जो है वो गोरमे कोला आपको गोरमे के अलावा कहीं और नजर नहीं आएगा। तो बस वो एग्जिस्ट ही कर रहा है, कोई इसलिए आज तक किसी ने रेस्टोरेंट में जाके ये नहीं कहा होगा कि यार ऐसा करो कहीं से ढूंढ के गोरमे कोला ला दो, हर कोई ये कहता है यार पेप्सी ला दो या कोक ला दो। या अगर पिछले 1-2 साल की बात की जाए तो लोग कहते हैं यार ऐसा करो नेक्स्ट कोला ला दो, लोकल ड्रिंक है, यहूदी ड्रिंक नहीं है।
और फुल स्टॉप। बैरियर्स टू एंट्री पे हमने डिटेल्ड बात की, तकरीबन 20-25 मिनट से मैं बैरियर्स टू एंट्री पे बोल रहा हूँ। किसी एक पॉइंट में अगर कोई स्टूडेंट अपनी कोई राय ऐड करना चाहे या कोई चीज डिस्कस करना चाहे। अब हमने कहा एवरीथिंग क्लियर, ओके, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, थ्रेट ऑफ थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट का, क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, हो गया सही। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट मींस कि कोई एक प्रोडक्ट जो कि आप बनाते हो, उसका कोई ऑल्टरनेट अगर अवाम को मिल जाए तो अवाम तो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और आपकी प्रोडक्ट जो है वो कम से कम यूज करेगी। अब यहाँ कुछ लोगों में कंफ्यूजन आती है, मैं नहीं चाहता आप लोगों में, मैं आपको आते साथ ही क्लियर कर दूं। सब्सटीट्यूट और राइवलरी इज डिफरेंट थिंग्स। पेप्सी कोका कोला का सब्सटीट्यूट नहीं है, ये कॉमन कंफ्यूजन है। आई रिपीट, पेप्सी कोका कोला का सब्सटीट्यूट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मिलती जुलती चीज हो ना, उसे सब्सटीट्यूट बोल देते हैं। नहीं, मिलती जुलती चीज को सब्सटीट्यूट नहीं बोलते। ऐसी चीज जो कि सेम नीड को फुलफिल करे, दैट इज अ सब्सटीट्यूट। फॉर एग्जांपल, कोका कोला के किसी सीएफओ का या चेयरमैन का जो है वो मैं बयान पढ़ा था, उसने कहा था कि हमारा कंपटीशन पेप्सी या कोई और जो है वो ब्रांड नहीं है, हमारा कंपटीशन है नेस्ले प्योर वाटर। हम चाहते हैं लोग पानी से ज्यादा कोका कोला पिए। तो मतलब लेवल ऑफ थिंकिंग चेक करें उन लोगों की, वो कहते हैं नहीं, पेप्सी तो शायद ही कोई नहीं, हम डायरेक्ट पानी से जो है वो कंपटीशन करेंगे। अवाम ने कहा ईवी कंबशन इंजन का सब्स्टिट्यूट है। 100% यस। क्यों? क्योंकि डिफरेंट चीज है जो कि सेम नीड पूरी कर रही है। कंबस्शन इंजन भी गाड़ी के अंदर लगता है जो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचाता है, और ईवी भी एक ऐसी चीज है जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचाती है। गाड़ी है, ट्रक है या रिक्शा है, जो भी है। तो यस, दे आर सब्स्टिट्यूट्स। राइवल्स मीन के कंबस्शन इंजन का आपस में कंपटीशन, यानी कि होंडा का टोयोटा से कंपटीशन, टोयोटा का जो है वो सुजुकी कंपटीशन। जबकि सब्स्टिट्यूट का मतलब है इन सारी कंपनीज का टेस्ला से कंपटीशन। और जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, टी वर्सेस एनर्जी ड्रिंक, अगर मैं कहूं लिप्टन का और जो है वो, और कौन सी है पाकिस्तानी कंपनी, यही तो है वो अपनापन, उस कंपनी का नाम क्या है, टपाल दानेदार। लिप्टन और तपान दानेदार का आपस में राइवलरी है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चीज है, दोनों चाय हैं, दोनों टी हैं। लेकिन टी का स्टिंग से अगर हम कंपटीशन बात करें तो फिर ये राइवल्स नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्या इनमें जो है वो चीज कॉमन है? टी अलग चीज है, टी ब्राउन कलर की होती है, टी जो है वो गरम गरम पी जाती है। वर्सेस एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक ठंडी होती है और जो है वो गले में जाके लगती है। लेकिन दोनों में नीड जो है वो सेम फुलफिल हो रही है। कुछ लोगों के अगर सर में दर्द हो तो वो जो है वो चाय पी लें तो उनका गुजारा हो जाता है, और कुछ लोग जो है वो जो ज्यादा अमीर होते हैं वो जो है वो शॉप से रेड बुल ला के पी लेते हैं 600 रुपए का, तो उनकी जो है वो सर दर्द ठीक हो जाता है, उसके बाद जो है वो ज्यादा बेहतर फील करते हैं। और जो है मैंने क्या सब्स्टिट्यूट रखा, बाइक राइड वर्सेस कार राइड। बाइक भी आपको घर से कॉलेज, कॉलेज से वापस पहुंचा देगी, और गाड़ी भी आपको जो है वो पहुंचा देगी। दोनों के यूजेस एट दैट सेम है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है। कमेंट्स में भाई ने लिखा टी एंड कॉफी, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे अलग चीज है, टी अलग चीज है, कॉफी अलग चीज है, लेकिन दोनों सेम नीड्स फुलफिल करती हैं। और वो सेम नीड्स क्या है कि बंदा उन्हें इसलिए पीता है ताकि उसका जो है वो हलक थोड़ा सा गर्म हो, और जो है वो उससे थोड़ी देर के लिए एनर्जी आए, थोड़ी सी जो है वो उसकी नींद जो है वो कम हो जाए। तो एज पर प्रॉमिस 3 पेजेस का सिलेबस मैंने आपको जो है वो आधे पेज पे पूरा करवा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि ओके जी जो है वो क्लास का टाइम खत्म हो गया, आप जो है वो घर जाएं। आए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। अब आपने कहा मेरिट सर्टिफिकेट एंड गोल्ड मेडल, नहीं, मेरिट सर्टिफिकेट एंड गोल्ड मेडल तकरीबन सेम ही चीज है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में मेरिट सर्टिफिकेट होता है, कुछ सब्जेक्ट्स में गोल्ड मेडल होता है। वैसे भी दोनों चीजें प्रोडक्ट थोड़ी हैं, मार्केट में थोड़ी बिकता है मार्केट मेरिट सर्टिफिकेट। वैसे अगर मैं अपने अल्फाज पे गौर करूं, जरा कंट्रोवर्शियल सी बात है, मैं थोड़ा सा कोड वर्ड में कहूंगा लेकिन आप लोग समझ जाइएगा।
मेरिट सर्टिफिकेट मार्केट में नहीं बिकता, लेकिन कभी कभार मेरिट सर्टिफिकेट वाले बिक जाते हैं। दैट्स इट। मैं इससे आगे और कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके जी, दैट्स इट, आज का सिलेबस पूरा हो गया। अब क्या करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने आपके सामने आइडेंटिफाई करके रखे हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम आज हमने जितना पढ़ लिया उसकी जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स अप्लाई कर सकें। अनफॉर्चुनेटली इसमें से ज्यादातर सवाल ऐसे हैं जिसके लिए हमें पहले पूरी क्वार्टर्स 5 फोर्सेस पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अवाम ने कहा इस चैप्टर के पास पेपर कैसे आते हैं, पास पेपर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही तो हैं, वही तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। टेंशन ना लें, आपको दिखाएंगे पास पेपर्स भी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। मैंने जो है वो रखे हुए हैं सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इधर ही। अब मैं जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलूंगा। क्यों? क्योंकि आईकैप ने क्या किया हुआ है कि सबसे जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है उसे सबसे आखिरी सवाल बनाया होता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूं। सर स्क्रीन नहीं आ रही ना करें। ओके नहीं आ रही, मगर क्यों? देख लेते हैं, ऑफ करके ऑन कर लेते हैं। जी दोस्तों, अब आ रही है स्क्रीन? क्या चल रहा है कमेंट्स में? जो आ रही है वो अपना टैब रीलोड करें, आ रही है। अब हमने कहा नो सर हैं। आधे लोग कह रहे हैं आ रही है, आधे लोग कह रहे हैं नहीं आ रही, ये तो परेशानी वाली बात है। चलो दोबारा देख लेते हैं। इसीलिए 1.25 घंटे की क्लास है, जो कि जो इस तरह के मसाइल आते हैं वो भी बीच में एडजस्ट हो जाए। हो रही है? नहीं हो रही है, हो रही है। ओके दोस्तों, अब बताइएगा। क्या इंटरनेट का मसला तो नहीं? अवाम ने कहा आ गई। ओके जी, लेट्स गो स्ट्रेट टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9। सोल्यूशन मैं आपको क्लास में नहीं दिखाऊंगा, सोल्यूशन आपने जो है वो खुद, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि मैनेजेरियल पोर्शन में हमने लकीर का फकीर नहीं बनना, 100% जो है वो मैच नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं आ रहा, ये क्या बात हुई? चलें एक मिनट, पहले मैं क्वेश्चन 9 तक तो पहुंच जाऊं फिर देख लेते हैं। तब तक क्या पता आप लोगों का शो हो ही जाए।
फुल जूम कर दिया मैंने। यार एक काम करो ना, अगर मतलब इतना ज्यादा स्क्रीन इशू कर रही है तो आप ऐसा करें, पीडीएफ में खोल लें साथ आई कैप की बुक है तो आई कैप की बुक ना, कौन सा कोई मैं अलग से जो है वो सवाल बना के लाया हूँ। तो नहीं जी, मैं क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर रहा हूँ। 5 forces model of competition, question number 9, मुंतहा is considering to introduce airline services in a developing country। लो जी, अभी मैंने पिछले 15 मिनट जो है वो तकरीर की थी कि एयरलाइन बिजनेस जो है वो कितना खतरनाक होता है। The management of MG is in the process of analyzing the airline industry to determine the intensity of the competition required. Explain the competitive forces that have shaped the airline industry. Considering Porter's 5 forces model, your answer should clearly model the strength of each force with related arguments. You may assume necessary details. अब आज हमने दो ही तरह की जो है वो चीजें पढ़ी हैं। तो अब रिक्वायरमेंट ये है कि सवाल ने कहा है उर्दू में, अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि भाई बता दो एयरलाइन इंडस्ट्री में कौन सी फोर्स जो है वो वीक होगी, कौन सी फोर्स स्ट्रांग होगी, और साथ जो है वो आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे क्यों वीक होगी या क्यों स्ट्रांग होगी। तो हमने जो आज दो फोर्सेस पढ़ी हैं, सबसे पहले बैरियर्स टू एंट्री कह रहा हूं, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। मुझे सोच के बताएं, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट वीक होगा या स्ट्रांग होगा, और क्यों। शुरू हो जाए। कमेंट्स में बस 2 to 3 लाइन आंसर मुझे चाहिए, बहुत लंबा पैराग्राफ ही मैंने आपसे लिखवाना। सोचे सोचें पहले, उसका बताएं सब्स्टिट्यूट का, ओ पहले बताएं बैरियर्स टू एंट्री का, फिर सोचें सब्स्टिट्यूट का। और जो लोग इस टाइम रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, जो लाइव नहीं है, जिन्हें ये वीडियो जो है वो शाम को या कल मिल रही है या महीने बाद मिल रही है, या कुछ लोगों को तो शायद पेपर से जो है वो 10 दिन पहले मिल रही हो, जिन्हें अब ख्याल है मैनेजरियल पोर्शन के लेक्चर्स देखने का, कोई तो होगा आप में से। अच्छा, द पॉइंट इज कि आप भी तब तक सोचें कि भाई क्या हो सकता है एयरलाइन इंडस्ट्री में, सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट की पावर वीक होगी कि स्ट्रांग होगी, और दूसरी बात ये कि एंट्रेंस का क्या। अवाम ने कहा स्ट्रांग होगा क्योंकि बिकॉज हायर कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अच्छा, हायर कैपिटल इज रिक्वायर्ड, इसके अलावा और कुछ, कहीं आपको एयरलाइन चलाने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह तो नहीं चाहिए। आज जो हमने पॉइंट्स पढ़े उसमें से सोचें और कौन कौन सा पॉइंट अप्लाई हो रहा है। कहीं लोगों की ब्रांड लॉयल्टी तो नहीं है कि अगर ट्रेवल करेंगे तो एमिरेट्स से करेंगे या एयर ब्लू से या पीआईए से करेंगे, किसी और जगह जहाज से करेंगे ही नहीं। ऐसा बस की बात है, ऐसा होता नहीं, बट स्टिल हम तो सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, हम तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। और कौन सी वजह से जो है वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स जो है वो वीक होगा। एक मिनट, आपने ऑपोजिट बात लिख दी। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स वीक है, क्यों थ्रेट कम है, क्यों, क्योंकि जो है वो अवाम ने कहा लाइसेंस कॉस्ट, हैंगर कॉस्ट, ब्रांड लॉयल्टी, हायर कैपिटल रिक्वायर्ड, बहुत सारे तरह के आपको खर्चे चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और सोचें ये एयरलाइन इंडस्ट्री में सब्स्टिट्यूट क्या होगा, कौन सी ऐसी चीज है जो कि एयरलाइन जैसी नहीं है लेकिन एयरलाइन वाला काम करती है। सोचें, कुछ तो है। आप ना आप लोग थोड़ा सा जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चल पड़े। ओवरऑल जो है वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स या तो स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा। न्यू एंट्रेंट्स को आप लोग, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को आप वीक कहते हैं, उसके बाद जो है वो आगे उसकी जस्टिफिकेशंस देते रहेंगे, गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से भी वीक होगा। गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी हाँ जी ठीक ठाक एग्जिस्ट करेंगी एयरलाइन इंडस्ट्री में। हाँ जी, मेरा अगला सवाल सब्स्टिट्यूट्स के बारे में था। वो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसी प्रोडक्ट है जो कि एयरलाइन नहीं है लेकिन एयरलाइन वाला काम करती है। सोचें, है ऐसी प्रोडक्ट्स। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। लाहौर से कराची जाने का एयरलाइन के अलावा और क्या तरीका है। अवाम ने कहा रेलवे। बिल्कुल सही कहा।
अवाम ने कहा डाइवो। डाइवो तो कंपनी का नाम है ना। कोशिश करें कि जब तक आई कैप एग्जाम्पल्स ना मांगे, कंपनीज के बजाय टाइप्स ऑफ कंपनीज का कहें। आप कहें बस कंपनीज। अगर खुदा ना खास्ता एग्जामिनर साहब ज्यादा ही अमीर हुए, ना पता ही ना हुआ कि डाइवो क्या होती है, तो अवाम ने कहा लग्जरी ट्रेन्स, कार्स, बसेस। ले जी, एक लंबा सारा कमेंट आया। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट वेरी कर सकता है। अगर विद इन कंपनी हो तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा, और अगर अब्रॉड के लिए हो तो लो होगा। यकीन माने भाई ने बहुत गहरी बात कर दी। इसी तरह की बातें जब आप पेपर में करेंगे तो एग्जामिनर, जिस तरह मैं इंप्रेस हो रहा हूँ आपसे, इस तरह एग्जामिनर साहब भी इंप्रेस होंगे और वो आपको ज्यादा सारे मार्क्स देंगे। एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ भाई ने कितनी गहरी बात की है। उन्होंने कहा है विद इन कंट्री थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हायर है, क्योंकि अगर आपने लाहौर से कराची या कराची से सक्खर या किसी भी एक शहर से दूसरे शहर जहां एयरपोर्ट है, पाकिस्तान में कितने कोई एयरपोर्ट हैं, लाहौर में, कराची में, आई थिंक गवादर में, आई थिंक सियालकोट में है, बाकी मुझे पता कोई नहीं, लेकिन 10-12 एयरपोर्ट्स हैं शायद। एक वो नॉर्दर्न एरियाज में भी है शायद, स्कर्दू में, इस तरह कहीं। जब मैं रिसेंटली अपना एक ट्रिप प्लान कर रहा था तो वहां डिस्क्लेमर आ गया था कि स्कर्दू की कोई भी फ्लाइट किसी टाइम भी कैंसिल हो सकती है, तो ध्यान से करवाइएगा। अच्छा, द पॉइंट इज, मुल्क के अंदर अगर आपने जाना है तो आपके पास एयरलाइंस के अलावा ठीक ठाक सब्सिट्यूट्स हैं। आप ट्रेन से जाएं, आप अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाएं, बस आपको जो है वो मोटरवे के बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे और फ्यूल के बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। और जो है वो बस में भी बैठ के जा सकते हैं, डाइवो से, फैसल मूव वगैरह से। पेपर में कोशिश कीजिएगा बस कंपनी लिखें, डाइवो ना लिखें। बट भाई ने अगली बात क्या की, अब्रॉड के लिए थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट लो होगा, क्योंकि अगर आपने खुदा ना खास्ता दुबई जाना है तो आप दुबई ट्रेन से नहीं जा सकते, आप दुबई गाड़ी में बैठ के भी नहीं जा सकते। दुबई अगर आपने जाना है तो आपको वाकई में जहाज में बैठ के जाना पड़ेगा। तो आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल के लिए सब्सिट्यूट्स ना होने के बराबर हैं। तो वंस अगेन आई एम आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस कमेंट। आपने जेन्युइनली बड़ी गहरी बात जो है वो सोची है, शाबाश। और कुछ सब्स्टिट्यूट्स के बारे में खैर ऑलरेडी हमने ठीक ठाक डिस्कशन कर ली। अब आए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो है वो सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 के बाद मैंने आइडेंटिफाई किया था क्वेश्चन 8 बी। आए देखें क्वेश्चन 8 बी आपसे क्या चाहता है। ओहो, अब हर दफा मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा मैन्युअली, ये जाती है। कोई बात नहीं, हमने भी कुछ तो जुगाड़ सीखे में। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 बी। आए देखें क्वेश्चन नंबर 8 बी क्या कह रहा है। ऑटम 24 क्वेश्चन 4 चेक करें कितना लेटेस्ट सवाल है। खालिद मसरूर साहब एंटरप्रेन्योर हैं, उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इन इंजीनियरिंग इन बिजनेस। He is keen to enter the electronic vehicle industry, although the EV industry is rapidly. इसे क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन मुझे भी तंग कर रही है। अब तक जिन लोगों के पास पीडीएफ है वो काइंडली जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें और उसके ऊपर गौर फिक्र करें। मैं आया इसे रिजॉल्व करके।
यार मैं बहुत शिद्दत से चाहता हूँ जूम पे ट्रांसफर हो जाए, लेकिन इंतजामिया कहती है नहीं, जूम बुक है। बुक से मुराद ये कि इस टाइम जो है वो और क्लासेस भी होती हैं कैफ की, और चूंकि ये ग्रुप बी का सब्जेक्ट है, ग्रुप बी में स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप ए सब्जेक्ट्स, तो हमारी प्रायोरिटी इंतजामिया की नज़र में शायद थोड़ी सी कम है। खैर ये बात मैं अदब से कह रहा हूँ, प्लीज़ अगर कोई इंतजामिया का बंदा है मैसेज सुन रहा है तो बहुत ज़्यादा माइंड ना करे। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, ऑटम 2024। खालिद साहब एंटरप्रेन्योर हैं विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बिजनेस। वो चाहते हैं कि ईवी मार्केट में जो है वो एंट्री पकड़ें, लेकिन ऑल्दो ईवी मार्केट जो है वो ईवी इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है और जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो खैर एनीवे, मैं पूरी सवाल की रीडिंग करूंगा तो मज़ा कोई नहीं आना, सवाल की रीडिंग आप लोग खुद करें, मैं रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ सिर्फ। For each force, list three factors that influence its strength. Also explain each of these factors might have impacted the particular force in the recommended segment A. ए पार्ट हमने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा करें सिर्फ जो आज हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं, दैट इज न्यू एंट्रेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स, तीन तीन पॉइंट्स जो कि कौन सी इंडस्ट्री है, ये ईवी इंडस्ट्री है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री है। बताएं ईवीज में ईवीज में जो है वो क्या थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स होंगे, थ्री फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दीज थिंग्स, और इसी तरह थ्री सब्स्टिट्यूट दैट इन्फ्लुएंस दिस। हाँ भाई, शुरू हो जाए कमेंट्स में। अच्छा, अब यहाँ ना आपने जेनेरिक आंसर नहीं देने, आपने आंसर्स को ईवी मार्केट से लिंक करके कहना है। आपस की बात है, मुझे भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट एग्जामिनर को थोड़ा बहुत शो करवाएं कि आप जो आपको समझ आ रही है खुद कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कि शो कराएं कि भाई आपको हल्का फुल्का पता है कि ईवी क्या होती है। ईवी वो वाली गाड़ी होती है जिसके अंदर बैटरी लगी होती है, जो कि जो है वो चार्ज होती है। तो ईवीज के हिसाब से क्या जो है वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हो सकता है? क्या गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस रखा हुआ है कि फलानी कंपनी के पास लाइसेंस होगा तभी वो ईवी बनाएगी, या ईवी, हाँ मुझे बताएं न्यू एंट्रेंट्स के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? गवर्नमेंट रेगुलेशन, आपको कोई भी जो है वो चार्जिंग स्टेशन अगर खोलना है ईवीज का, तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बाहर के मुल्कों में तो जितने पेट्रोल पंप होते थे उतने चार्जिंग स्टेशन है ना, यहाँ भी अगर कुछ बहुत ही जो है वो हाई लेवल किस्म की जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां चार्जिंग स्टेशन है, हर पेट्रोल पंप पे नहीं है। क्या ईवीज में कोई ब्रांड लॉयल्टी तो नहीं है कि लोग कहेंगे कि भाई हमने तो टेस्ला ही खरीदनी है, चाइनीज ईवीज हमारे बस की बात नहीं है? पाकिस्तान में वैसे चाइनीज ईवीज जो है वो बड़ा बिजनेस कर रही है सुना है। और क्या हो सकता है न्यू एंट्रेंट्स का ईवीज के हिसाब से? बहुत सारा कैपिटल तो नहीं चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के लिए? लें जी, लंबा सारा कमेंट आया। हायर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कमर्शियल आउटलेट्स एज कंपेयर टू हाउस इंस्टॉल्ड चार्जर्स। इसका मतलब ये कि एक मिनट तो इसे लिंक तो करें, आप सब्स्टिट्यूट कहना चाह रहे हैं कि न्यू एंट्रेंट्स कहना चाह रहे हैं? अगर आप न्यू एंट्रेंट्स के लिए कहना चाह रहे हैं तो न्यू एंट्रेंट्स को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि घर पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम होती है और बाहर ज्यादा होती है? वो तो कस्टमर का मसला है। बात आपने ठीक की है, लेकिन वो न्यू एंट्रेंट से इतना अच्छा लिंक नहीं कर रही। कल जो हम फैक्टर्स पढ़ेंगे उनमें से किसी एक से करेगी। अब हमने कहा कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए तो बनेगा ईवी के लिए थ्रेट लो होगा। यस, कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जो है वो लो होगा। काफी बातें हो गई न्यू एंट्रेंट्स की। अब ऐसा करें, अगली बात करते हैं सब्स्टिट्यूट्स की। हाँ भाई, ईवी इंडस्ट्री में सब्स्टिट्यूट्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट तो रेगुलर गाड़ियां, रेगुलर गाड़ियां प्लस बाइकें।
तो थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा हाई है, ईवीज थोड़ी हैं, बाकी गाड़ियां ज्यादा हैं। फैक्टर्स, अब फैक्टर्स हमने जस्टिफाई करना है कि थ्रेट हाई है। पहला फैक्टर ये है कि चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए जो है वो लोग कहते हैं कि यार पेट्रोल पंप तो हर गली मोहल्ले में होता है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन जो है वो बहुत रेयर हैं। और घर, मतलब अगर आप घर से दूर हैं और बैटरी लो गई तो आप क्या करेंगे, हर जगह घर थोड़ी होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। और क्या पता नॉर्मल गाड़ियां ईवीज के मुकाबले में सस्ती होती हों। जस्टिफाई करना है ना किसी तरह के, लोग जो है वो क्यों सब्स्टिट्यूट को प्रेफर करेंगे, और सोचें और क्या फैक्टर है कि लोग कहेंगे नहीं यार छोड़ो ईवी को गोली मारो, सादी गाड़ी खरीदते हैं, सिंपल गाड़ी या सिंपल बाइक। फाइनली कोई कमेंट आया, अवाम ने कहा पाकिस्तान में तो लोग इलेक्ट्रिक को ही प्रेफर करेंगे ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अच्छा, बिजली फ्री की आती है, लोगों को बिजली के बिल से डर नहीं लगता। बट स्टिल मकसद आपका मजाक उड़ाना नहीं है, मकसद ये है कि आप जस्टिफाई करें एग्जामिनर साहब के साथ, आप कहें कि पीपल मतलब फियर कॉस्ट ऑफ फ्यूल लेस एज कंपेयर टू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। वैसे आपस की बात है, बिजली का भी बड़ा बुरा हाल हुआ है, बट मेनी ऑफ देम हैव सोलर इंस्टॉल्ड। हाँ, फिर इसी तरह का आपने आगे से जस्टिफाई करना है ना, ड्यू टू वेरी हाई अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर प्लांट्स पीपल कैन इजीली चार्ज देयर व्हीकल्स एज कंपेयर टू फ्यूल कॉस्ट। इस तरह जो है वो जस्टिफाई करें तो एग्जामिनर साहब आपको बहुत सारे मार्क्स देंगे इंशाल्लाह। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8B। ईवीज आर इको फ्रेंडली एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। सुभान अल्लाह, आप आई कैप का जो आजकल फेवरेट वर्ड है वो बीच में घुसा दें। आप कहें कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है ईवीज की वजह से। ईवीज जो है वो कम पोल्यूशन करती हैं और जो है वो उनकी मेंटेनेंस लो होती है, तो सस्टेनेबिलिटी बड़ी अच्छी हो जाती है, तो आई कैप भी खुश हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, याद है किसी को? मेरा तो सिस्टम हैंग ही हो गया लगता है, पड़े पड़े। सिस्टम चेंज करना पड़ेगा यार, इसके हालात बहुत ख़राब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। रिक्वायरमेंट है, परफॉर्म अ पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस ऑन Urbana's micro-mobility industry, include the strength of each force and provide supporting arguments। अब उससे पीछे दो पैराग्राफ्स में लंबी सारी जो है वो उन्होंने स्टोरी बताई हुई है। अब हमारा काम ये है कि स्टोरी को पढ़ें और जो है वो एनालाइज करें कि इसमें से कौन सी जो है वो फैक्टर किससे मिलता जुलता है। अब क्या मुझे रीडिंग की जरूरत है? इसे रीड करें साथ साथ और मुझे बताएं इनमें से कौन सा वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट या न्यू एंट्रेंट्स के करीब करीब जाता है।
हाँ जी, क्या समझ आया? चलें मैं साथ साथ हल्की हल्की रीडिंग भी कर देता हूँ। इन द बस्टलिंग सिटी ऑफ अरबाना, द माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री इज अ फियर्स बैटल ग्राउंड फॉर मेजर प्लेयर्स। ये जो माइक्रो मोबिलिटी है, मतलब छोटी छोटी बाइकें वगैरह स्कूटियां वगैरह बनाने की जो इंडस्ट्रीज है, वहाँ मेजर प्लेयर्स जो है वो पाए जा रहे हैं। 3 कंपनीज का उसने नाम भी ले लिया। न्यूकमर्स फेस सिग्निफिकेंट चैलेंज विद हायर स्टार्टअप कॉस्ट एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स। फुल स्टॉप। ये सेंटेंस काम का है। क्या भला न्यू कमर्स, न्यू कमर्स कौन है? न्यू एंट्रेंट्स। क्या उन्हें मसाइल पेश आते हैं? उन्हें हाई स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो देखने को मिलती है, और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स यानी कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं। मिल गया कोई पॉइंट? तो अब आपने स्ट्रेंथ के बारे में क्या कह दिया कि भाई न्यू एंट्रेंट्स की जो है वो थ्रेट बहुत लो है। क्यों? क्योंकि हाई स्टार्टअप कॉस्ट है एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स हैं। अब हमने कहा एग्जिस्टिंग कंपनीज के लॉयल्टी प्रोग्राम्स की वजह से न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट लो है। हाँ जी, जब नए एंट्रेंट को पता है कि यार लोग पुरानी कंपनी से लॉयल नहीं है, कंपनीज जो है वो अपने से लॉयल्टी प्रोग्राम्स दे रही हैं कि अगर आप हमारे साथ जो है वो 6 महीने जो है वो रहेंगे, या अगर आप जो है वो एक दिन में जो है वो एक महीने में 20 से ज्यादा राइडें करेंगे, तो अगली अगली राइडें जो है वो सारी 50% ऑफ होंगी। तो जो है वो न्यू एंट्रेंट कहेगा ठीक है यार, फिर हम आके अपना नुकसान नहीं करें, छोड़ो। जब लोगों की इतनी ज्यादा लॉयल्टी डेवलप हुई है, तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आइडेंटिफाई किया। और पढ़ते जाएं, आइडेंटिफाई करते जाएं कौन सा पॉइंट जो है वो सब्स्टिट्यूट से लिंक कर रहा है। जरा सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन चेक कीजिएगा, मीन वाइल से। Meanwhile, an efficient public transport system caters seamlessly to longer journeys, providing a comprehensive transport solution for residents. हम्म बस की वो बात कर रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुराद है बस जरूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आमतौर पे गवर्नमेंट की तरफ से जो मेट्रो शेट्रो चल रही होती है उसे बोलते हैं। तो क्या स्कूटर्स वगैरह का सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली है बस? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन बी अ सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ जस्टिफाई करें, बुक ने अपने मुंह से बोला है कि जो है वो लॉन्गर जर्नीज के लिए जो है वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं। अब आप कहें कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो है। क्यों? क्योंकि लोग लॉन्गर जर्नी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर प्रेफर करते हैं, तो कॉमन सेंस कहती है कि इसका इन्वर्स भी सच होगा, कि फिर शॉर्टर डिस्टेंस के लिए लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय अपनी जो है वो बाइक यूज करते हैं। आपने अगर किलोमीटर दूर जाना है, तो आप 10 मिनट जो है वो बस स्टॉप पे क्यों खड़े होंगे? क्या हाल है? आप अपनी बाइक निकालेंगे। लेकिन अगर आपने दूर दराज जाना है, आप कहेंगे यार छोड़ो यार, 10 मिनट अगर बस स्टॉप पे खड़ा होना पड़ गया तो क्या हुआ? हाँ भाई, सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए। एक दफा दोबारा देख लें, कुछ रह तो नहीं गया। ओके जी, मुझे लगता है आप लोगों ने इसमें से जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया। और देखें और कौन सा सवाल है। क्वेश्चन 4A और बी, टाइम क्या हो गया? 4:15 हो गए। चलो अब ऐसा करते हैं कि आज का इधर ही एंड करते हैं। स्पेकुलेशन ऑफ मर्जर्स एक्सप्लेन करते हैं। स्पेकुलेशन ऑफ मर्जर ये होता है कि आप जिस तरह अब पता नहीं आप लोग उस एरा में कितना जो है वो न्यूज देखते थे, जोंग और जैज भला कब मर्ज हुए थे? उस मर्जर से 2 साल पहले से ही जो है वो हो गया था कि ऐसा करो जो है वो वारिद के जो है वो यूज सिम जो है वो जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करा लो किसी और नेटवर्क पे, या जो है वो वारिद यूज करना जो है वो छोड़ दो। ये तो कंपनी, बल्कि अभी रिसेंटली भी जो है उस तरह की एक वो अफवाह थी कि ऐसा करो, टेलीनॉर में इजी पैसा में जितने भी जो है वो पैसे हैं निकाल लो, कल को जो है वो टेलीनॉर जो है वो यहूदी कंपनी जो है वो
पाकिस्तान को छोड़ के चली जाएगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो स्पेकुलेशन मर्जर्स या स्पेकुलेशन ऑफ जो है वो एक्विजिशन, इस तरह की जो है वो रूमर्स होते हैं कि जिसकी वजह से लोग कोई कंपनी जो है वो करना छोड़ ही दें कि यार जो है वो फलानी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी, तो जो है वो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी एक कंपनी की, और जो है वो एक कंपनी जो है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जिस तरह वारिद के साथ हुआ था। जैज ने उसे अक्वायर कर लिया था तो अब वारिद एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह अगर इस सच्ची बात आपको बताई जाए तो यू फोन भी अब एग्जिस्ट नहीं करती। यू फोन को पीटीसीएल खा चुका है। यू फोन जो अब एक टेलीकॉम नेटवर्क है, वो पीटीसीएल नामी एक बंदा मुंह पे यू फोन का मास्क लगा के जो है वो घूम रहा है। असल यू फोन जो किसी जमाने में होता था वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसे जो है वो पीटीसीएल ने टेक ओवर किया हुआ है, पीटीसीएल ने उसके साथ मर्जर कर लिया। तो स्पेकुलेशन से मुराद यही है कि जो है वो जब मार्केट में एक दफा रूमर आ जाना कि फलानी कंपनी से मर्ज होने वाली है, तो उसके कस्टमर्स वैसे ही थोड़े हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि यार ये तो बस बंद करके जाजू रहे हैं, फारिग कराओ उन्हें। और कुछ? ओके जी, आज का होमवर्क डिस्कस कर लें। आज था डे 2 आई कैप की बुक का, पेज नंबर 77 टू 79, और क्वेश्चन नंबर भी नोट कर लें, 1, 2 और 4 ए बी। ओके हो गया? 3 पेजेस की रीडिंग है और साथ 3 सवाल हैं, हो जाएंगे। और एक दफा जो हमने सवाल कर लिए उनके सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। जबरदस्त। मुझे बोले अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।